हाँ जी बच्चों, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कि फेवर के प्रिंसिपल्स, उसमें हमने 3 प्रिंसिपल्स कर लिए थे। डैड हमारी ट्रिक थी, डी डिवीजन ऑफ वर्क, ए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डी इज डिसिप्लिन। तो हम नेक्स्ट प्रिंसिपल्स आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स हमारा होगा, नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, बस आपको ये याद करना है कि कमांड देने वाला ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए। शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट अ टाइम। आपको एक ही सुपीरियर को फॉलो करना है, तभी आप उसको इजीली काम कर पाएंगे। आप इमेजिन करिए, अगर आपको काम बताने वाले एक ही टाइम पर आपको आपकी मम्मी ने भी काम बताया, आपको पापा ने भी काम बताया, वहीं दादा ने भी बता दिया, दादी ने भी बता दिया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप किसके काम को पहले फॉलो करें, कौन सा इंपॉर्टेंट काम है। इसीलिए अगर एक बंदे ने अगर आपको एक ही टाइम काम बताया है तो आप उसको इजीली कर पाएंगे। ये देखिए, जैसे M1 है, वो S1 को कमांड दे रहा है, S2 को कमांड दे रहा है, S3 को कमांड दे रहा है। यहाँ पर ये ठीक है, एक ही बंदा, एक ही सुपीरियर है। यहाँ पर 2 सुपीरियर हो गए। S1 को M1 ने भी कमांड दे दी, M2 ने भी कमांड दे दी। यहाँ S1 कंफ्यूज हो जाएगा कि वो किसके कमांड को फॉलो करे और कैसे करे। तो इसीलिए कहा गया है कि एक ही सुपीरियर होना चाहिए। अगर ज्यादा सुपीरियर हो जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर उसको आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। आपको बस ये याद करना है कि कमांड जो दी जाती है वो एक सुपीरियर के द्वारा दी जाती है, एक सुपीरियर होना चाहिए बस। जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है उसमें क्या होता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। एक हेड और एक ही प्लान होना चाहिए। जैसे मान लो सेल करनी है, जब सेल करनी है तो उसके लिए आप कैसे करेंगे? उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव है हमारा, सेल करना। उसके लिए एक ही हेड होना चाहिए उसका, और उसके लिए पूरा एक ही प्लान होना चाहिए कि कैसे काम किया जाएगा, कैसे हमें सेल करनी है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस क्या है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। बाकी इसके अंदर डिफरेंस भी गिवन है हमें यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। इसमें हमें ड्यूअल सबऑर्डिनेशन नहीं होता, एक सुपीरियर होता है इसके अंदर। इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। इसके अंदर क्या होता है, एक्टिविटीज आपस में क्लैश नहीं करती। एक एक्टिविटी के लिए एक ही प्लान होगा, आपको वही करना है। दूसरी एक्टिविटी के लिए दूसरा प्लान करना है आपको। नेक्स्ट वन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पर बोला गया है कि खुद के इंटरेस्ट के बजाय आपको जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए। कैसे? मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। आप एक कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी को कुछ प्रोडक्ट चाहिए और वही सेम प्रोडक्ट आपका बेटा बेच रहा है। तो आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरे बेटे से ले लिया जाए। क्यों? क्योंकि उसकी सेल हो जाएगी अच्छे से, और अच्छे से सेल हो जाएगी तो आप सोचेंगे कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। बट आपको ऐसा नहीं सोचना कि आप उसके प्रॉफिट के लिए आप ज्यादा रेट पर उसको ले रहे हैं। आपको क्या करना है, जो एक्चुअल में जो रेट होता है आपको उस पर ही लेना है। आपको अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं देखना, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखना है, एक जनरल इंटरेस्ट देखना है। ये था हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट है हमारा रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉयज को रेम्युनरेशन दी जानी है वो क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होनी चाहिए। फेयर रेम्युनरेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। कम से कम इतनी रेम्युनरेशन तो हो कि उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन किया जा सके। इसीलिए रेम्युनरेशन एम्प्लॉयज को देखकर दी जानी चाहिए। फेयर रेम्युनरेशन होनी चाहिए, उसको कम प्रोवाइड नहीं की जानी चाहिए। अगर कम दे दी जाती है तो उसके मन में यही रहेगा कि मेरी रेम्युनरेशन बिल्कुल कम है, मैं कैसे काम करूं, तो वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीयकरण, उसको अपने अंडर ले लेना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है उसको छोड़ देना, मतलब डिवाइड कर देना अलग अलग चीजों में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन, जो मेन काम होते हैं वो अपने अंडर रखने चाहिए। बिल्कुल लाइक
जैसे एक जो बड़ा काम है प्लानिंग करने का है वो अपने अंडर रखो, और बाकी कामों के लिए आप लोगों को डिवाइड कर सकते हैं। सभी काम आप अपने अंडर नहीं ले सकते, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन आपको करना ही पड़ेगा। एक बंदा सभी काम नहीं कर सकता, उसको अपने काम को डिवाइड करना चाहिए ताकि उससे उसे स्पेशलाइजेशन भी मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा स्केलर चेन। स्केलर चेन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्केलर चेन क्या है? इट रेफर्स टू अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन विच मूव्स फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक्स इन अ स्ट्रेट लाइन। स्केलर चेन क्या होती है? हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक्स की ओर जाती है और एक अथॉरिटी और कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। वो देखिए आप कैसे होती है। ये सबकी बुक में होगा। गैंग प्लैंक स्केलर चेन का डायग्राम बनाया हुआ है। इसके अंदर क्या होता है, ये फेयोल ने दिया हमें। ये एक स्ट्रिक्ट मैनर में फॉलो होना चाहिए। लाइक ए मेन अथॉरिटी है, उसके अंडर बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। अब अगर एफ को कांटेक्ट करना है तो वो ई से कांटेक्ट करेगा, ई को करना है वो डी से करेगा, डी को करना है वो सी से करेगा, एंड अगर सी को करना है वो बी से करेगा। देन ये सब फॉलो करके फिर जो होगा वो ए तक जाएगा। इस तरीके से ये एक प्रॉपर मैनर में जाना चाहिए। अब क्योंकि हमें पता है जब ऐसे बीच बीच में इतने सभी से अगर कोई एक इम्पोर्टेंट बात है इतने बीच तक जाएगी तो इसका क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। आपको पता होगा एक कान से जब दूसरे कान में बात चली जाती है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जब 10 कानों में बात जाएगी तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही जाएगा उस बात के अंदर। और टाइम कितना लग जाएगा इसमें? एक तो आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक बात पहुंचा रहे हैं और एक 10 बंदों के थ्रू आप बात पहुंचा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या टाइम नहीं लगेगा? इसके अंदर बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। बट ये एक ऑर्डर में है। ये अपने सुपीरियर से बात करेगा, ये अपने सुपीरियर से बात करेगा, ये अपने सुपीरियर से बात करेगा। इस तरीके से ये फॉलो होगा। इसमें एक गैंग प्लैंक है। गैंग प्लैंक एक्चुअल में है क्या? इट इज द एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ये स्केलर चेन की एक्सेप्शन है। स्केलर चेन में क्या बोला गया है कि आपको यही रूल फॉलो करना है, फिर यहां से यहां आएंगे, ऐसे ही फॉलो करना है। बट इसमें क्या बोला है कि एफ है वो डायरेक्ट पी से कांटेक्ट कर सकता है, जो ई है वो ओ से कर सकता है। ये आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज गैंग प्लैंक। मतलब अगर इसकी पोस्ट है फोरमैन है, ये भी फोरमैन है, तो ये फोरमैन आपस में बात कर सकते हैं। ये मैनेजर है, ये मैनेजर है, ये आपस में बात कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये था एक गैंग प्लैंक। हमें क्योंकि छोटी छोटी बातों का भी ध्यान देना है एमसीक्यू के बेस से। इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट आप खुद ही देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर। बच्चे यहाँ पर ऑर्डर कमांड देने वाला ऑर्डर नहीं है, ये आपका एक प्रॉपर सीक्वेंस वाला ऑर्डर है कि हर एक चीज एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए, एक प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 टाइप के ऑर्डर हैं, एक है मटेरियल ऑर्डर और एक है सोशल ऑर्डर। इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, एक लाइन यूज की गई है, ए प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्रॉपर प्लेस। मतलब हर एक चीज अपने प्रॉपर प्लेस पर होनी चाहिए और हर एक चीज के लिए एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। कोई भी सामान है, आप सामान से ले लीजिए, कोई भी सामान है, अगर वो अपनी जगह पर नहीं रखा होगा, कहीं कहीं रखा होगा, उसको ढूंढने में कितनी प्रॉब्लम आएगी, टाइम वेस्ट होगा हमारा। इसीलिए अगर वो अपनी जगह पर रखा है तो वो सही, हम उसको इजीली ले पाएंगे। जो मटेरियल है, सामान है, वो फिजिकल रिसोर्स है। अब बात आई सोशल ऑर्डर की। सोशल ऑर्डर ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है। ह्यूमन रिसोर्स कैसे? जैसे एक मैनेजर है, मैनेजर को मैनेजर की पोस्ट पर ही होना चाहिए ना। अगर उसको दूसरी पोस्ट दे दी जाएगी तो क्या होगा? क्या वो अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये बोला गया है कि हर चीज की अपना एक ऑर्डर होता है, अपनी एक पोस्ट होती है, उसको उसी जगह पर देना है। नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? यहाँ पर समान, समता। मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से बताती हूँ, फिर आपको थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इक्विटी में। जैसे एक फैक्ट्री है, उसने कहा जो 10 यूनिट बनाएगा उसको 10 रुपीज मिलेंगे। एक बंदे ने 10 यूनिट बना दी और एक बंदे ने बनाई 8 यूनिट। क्या आप 10 यूनिट वालों को भी 10 रुपए दोगे और 8 यूनिट वालों को भी 10 रुपए दोगे? नहीं। जब 10
यूनिट बनाई है जिस बंदे ने, उसने अपनी बहुत इफेक्टिवनेस से काम किया है, तो इसीलिए उसको कितने रुपीज मिलने चाहिए? 10 रुपीज मिलेंगे। और जिसने 8 बनाई है उसको कितने मिलने चाहिए? 8 मिलने चाहिए। नहीं तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जो 10 बना रहा है वो भी डीमोटिवेट हो जाएगा। वो कहेगा जब 8 बनाने वाले बंदे को भी 10 रुपीज मिले हैं तो मैं 10 क्यों बनाऊं, तो मैं भी 8 ही बनाऊंगा। इसीलिए इक्विटी होनी चाहिए। हम यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि कोई बात नहीं दूसरे ने ऐसा किया है, नहीं, इक्विटी मीन्स इक्विटी। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब क्या है? किसी फैक्ट्री में कोई काम करता है, उसको 10 दिन के लिए रख लिया, फिर हटा दिया, फिर 10 दिन के लिए बुला लिया, फिर हटा दिया। क्या ऐसे कोई काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रॉपर वे से काम करवाना है, एक सीक्वेंस में काम करवाना है, तो उसमें स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल होनी चाहिए। मीन्स सामने वाले को भी, वर्कर को भी ये लगे कि ये उसकी जगह है, ये उसको यहीं पर काम करना है। अगर उसको लगेगा कि उसको 10 दिन बाद जाना है, तो क्या वो अच्छे ढंग से काम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या मतलब है? एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान। जब प्लान बनाया जाता है तो मोस्ट ऑफ देखा जाता है कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वही प्लान बनाते हैं। बट अगर उसी प्लान को बनाने में अगर एम्प्लॉयज से पूछ लिया जाए कि क्या वो कुछ अलग सोच रहे हैं, कुछ इनोवेटिव आइडियाज भी हो जाते हैं किसी के पास, कुछ अलग बात है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, ऐसा है, तो उससे एक तो एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे कि हाँ हमें प्लान में इंक्लूड किया गया है, हम कंपनी के एक मेंबर टाइप बन जाते हैं वो। तो इसीलिए इनिशिएटिव दिया जाना चाहिए एम्प्लॉयज को भी, एम्प्लॉयज से भी थोड़ा बहुत पूछ लेना चाहिए। नेक्स्ट इज लास्ट वन, स्पिरिट द क्रॉप्स। स्पिरिट द क्रॉप्स में क्या है हमारा? ये जो स्पिरिट द क्रॉप्स है ये फ्रेंच वर्ड है, क्योंकि जो हमारे हेनरी फ्योल हैं वो फ्रांस के हैं, उन्होंने ये फ्रेंच वर्ड यूज किया है यहाँ पर, स्पिरिट द क्रॉप्स। इसका वैसे एक तरीके से मीनिंग देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन मीनिंग है। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि वी वर्ड का यूज कीजिए आप इंस्टेड ऑफ आई। मैं नहीं, हम सब मिलकर काम करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन की भावना होनी चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए हर एक काम में। कोऑर्डिनेशन का मैं आपको पहले ही बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, उसके लिए बताने की जरूरत नहीं है। बच्चों ये थे हमारे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल। यहाँ पर एक चीज आपको देखनी है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी ट्रिक करते हैं। ट्रिक कैसे होगी इसकी? मैंने सबसे पहले जो 3 प्रिंसिपल्स बताए थे वो करवाए थे डैड, DAD, डैड, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड D फॉर डिसिप्लिन। डैड ने कमांड एंड डायरेक्शन दी। कैसी कमांड? यूनिटी ऑफ कमांड, एंड डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। किस चीज के लिए? इंटरेस्ट एंड रेम्यूनरेशन को बढ़ाने के लिए। इंटरेस्ट आपका क्या था? हमें जनरल इंटरेस्ट को लेना है, किसकी बजाय? इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बजाय। नेक्स्ट रेम्यूनरेशन था हमारा, को बढ़ाने के लिए सेंट्रल चेन एंड OESI की हेल्प लो स्पिरिट से। सेंट्रल चेन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, चेन, स्केलर चेन, O ऑर्डर, E इक्विटी, S स्टेबिलिटी, I इनिशिएटिव, एंड स्पिरिट लास्ट वन, दैट इज स्पिरिट द क्रॉप्स। आप ऐसे करेंगे तो आप बिल्कुल सीरीज में ये लर्न कर पाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये थे हमारे हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट विच आर गिवन बाय FW टेलर।